हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं दिव्या माथुर जी की लिखी कहानी अंतिम 3 दिन। अपने ही घर में माया चूहे सी चुपचाप घुसी और सीधे अपने शयन कक्ष में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। स्तब्ध। जीवन में आज पहली बार मानो सोच के घोड़ों की लगाम उसके हाथ से छूट गई थी। आराम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब समय ही कहाँ बचा था कि वो सदा की भांति सोफे पर बैठकर टेलीविज़न पर कोई रहस्यपूर्ण टीवी धारावाहिक देखते हुए चाय की चुस्कियाँ लेती। हर पल कीमती था। 3 दिन के अंदर भला कोई अपने जीवन को कैसे समेट सकता है। 55 वर्षों के संबंध, जी जान से बनाया ये घर, ये सारा तामझाम, और बस केवल 3 दिन। मजाक है क्या? वो झल्ला उठी, किंतु समय व्यर्थ करने का क्या लाभ। डॉक्टर ने उसे केवल 3 दिन की मोहलत दी थी, 2.5 या 3.5 दिन की क्यों नहीं। उसने तो ये भी नहीं पूछा। माया प्रश्न नहीं पूछती, बस जुट जाती है तन मन धन से किसी भी आयोजन की तैयारी में, वो भी युद्ध स्तर पर। बेटी महक होती तो कहती, मम्मा स्लो डाउन। जीवन में उसने अपने को सदा मुस्तैद रखा कि न जाने कब कोई ऐसी वैसी स्थिति का सामना करना पड़ जाए। बुरे से बुरे समय के लिए स्वयं को नियंत्रित किया ताकि वो मन को समझा सके कि इससे और भी तो बुरा हो सकता था। खैर, 3 दिन बहुत होते हैं। 1 हफ्ते में तो भगवान ने पूरी दुनिया रच डाली थी। बिगाड़ने के लिए तो 1/3 समय भी बहुत होना चाहिए, किंतु उसे बिगाड़ कर नहीं, ये घर संवार के छोड़ना है। संपत्ति को ऐसे बांटना है कि किसी को ये महसूस ना हो कि अंधा बाटे रेवड़ी भर अपने को दे। संसार से यूं विदा लेनी है कि लोग याद करें। कमर कस के वो उठ खड़ी हुई। तीनों अलमारियों के पल्ले खोलकर माया लगी अपनी भारी साड़ियों, सूटों और गर्म कपड़ों को पलंग पर फेंकने, जैसे उस ढेर में दब जाएगी उसकी दुश्चिंता। छोटे बेटे वरुण की शादी को अभी 1 साल भी तो नहीं हुआ। कितने कपड़े और गहने बनवाए थे माया ने, जैसे अपनी सारी इच्छाओं को वो एक ही झटके में पूरा कर लेना चाहती हो। हे भगवान, अब क्या होगा इन सब का? समय होता तो वो भारत जाके बहन भाभीियों में बांट देती। ऑक्सफैम में जाने लायक नहीं है ये कीमती साड़ियाँ, पर उसकी बहुओं और बेटी को इस इंडियन पहनावे से क्या लेना देना। रूपहली नेट की गुलाबी साड़ी को चेहरे से लगाए माया सोच रही थी कि इसे पहनने के लिए उसने अपना पूरा 5 किलो वज़न घटाया था। मुँह मांगे दाम पर खरीदी थी ये साड़ी उसने ऋतु कुमार से। छोटी बहन तो बस दीवानी हो गई थी। जीजी, इस साड़ी से जब आपका दिल भर जाए तो हमें दे दीजिएगा प्लीज़। उसे तभी दे देती तो छोटी कितनी खुश हो जाती, पर तब उसने सोचा था कि इसे पहनकर पहले वो अपने लंदन और यूरोप के मित्रों की चर्चा का विषय बन जाए, फिर दे देगी। किसी ने ठीक ही कहा है, काल करे सो आज कर। एकाएक उसे एक तरकीब सूझी, क्यों न वो इसे छोटी को पार्सल कर दे और साथ में ही भेज दे इसका मैचिंग कुंदन का सेट भी। कुंदन के सेट के नाम पर उसका दिल मानो सिकुड़ के रह गया। बड़ी बहू ऊषा को पता लगेगा कि सास ने 3.5 लाख का सेट छोटी को दे दिया तो वो उसे जीवन भर कोसेगी। पर छोटी जितनी कद्र भला बहुओं और बेटी महक को कहाँ होगी। माया चाहे कितना कहे कि वो किसी से नहीं डरती, पर सच तो ये है कि वो मन ही मन सबसे ही डरती है। अपने बच्चों से लेकर सड़क पर चलते राहगीरों तक से कि वे क्या सोचते होंगे। कहीं वे ये ना कहें या कहीं वे वो तो ना सोचें, पर अब वो वही करेगी जो उसका मन चाहेगा। वैसे भी बच्चे अपने घरों में सुख से हैं, ना भी हो तो उसने फैसला कर ही लिया है कि वो अब कभी उनके घरेलू मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगी। सगे संबंधी और मित्र भी मरने वाले की अंतिम इच्छा का सम्मान करेंगे ही। फिर भी ना चाहते हुए भी माया दूसरों के लिए ही सोच रही थी। अपने लिए सोचने को रखा ही क्या है। मंदिर जाए, गिड़गिड़ाए कि भगवान बचा लो। ज़िंदगी के इस आखिरी पड़ाव पर क्यों अपने लिए कुछ मांगे, और मांगने से क्या कुछ मिल जाएगा।
अब तक तो वो जब भी भगवान के आगे गिड़गिड़ाई है, सदा औरों के लिए, हर सुबह यही प्रार्थना करती आई है, भगवान सबका भला करना, या जो भी ठीक समझो वही करना, क्योंकि मनुष्य की हवस का कोई अंत नहीं है। अमेरिका में तो सुना है कि लोगों ने हज़ारों डॉलर देकर मरणोपरांत अपने शवों के प्रतिरक्षण का प्रबंध करवा लिया है, ताकि भविष्य में जब भी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाए उन्हें जिला लिया जाए। माया को ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है मानव शरीर में कि उसे सदा जीवित रखा जाए। गांधी, मदर टेरेसा या मार्टिन लूथर किंग जैसे महानुभावों को सुरक्षित रख पाते तो और बात थी। अच्छी से अच्छी प्लास्टिक सर्जरी के उपलब्ध होने पर भी एलिजाबेथ टेलर जैसी करोड़पति सुंदरी भी कुरूप दिखती है। प्रकृति से टक्कर लेकर भला क्या लाभ। माया एक अजीब सी मना स्थिति से गुजर रही है। उसे लगता है कि कहीं कुछ अप्राकृतिक अवश्य है। वो परेशान है कि उसे मौत से डर क्यों नहीं लग रहा। हो सकता है कि अत्यधिक भय की वजह से उसने भय को अपने मस्तिष्क से ब्लॉक कर रखा हो। जो भी हो अच्छा ही है, अन्यथा भयवश ना तो वो कुछ कर पाती और ना ही ठीक से सोच ही पाती। बच्चों को बताने का कोई औचित्य नहीं, बेकार परेशान होंगे और उसकी नाक में दम कर डालेंगे। पिछले महीने की ही तो बात है जब उसे फ्लू हो गया था। दुर्भाग्यवश वरुण और विधि घर पर थे। उन्होंने तीमारदारी कर करके माया की ऐसी की तैसी कर दी थी। उसे आराम से सोने भी नहीं दिया था। कभी दवाई का समय हो जाता तो कभी खिचड़ी का, कभी गर्म पानी की बोतल बदलनी होती तो कभी गीली पट्टी। नहीं नहीं, चुपचाप मर जाना बेहतर होगा। बच्चों को भी तसल्ली हो जाएगी जब लोग कहेंगे कि माया बड़ी भली आत्मा रही होगी कि नींद में चल बसी। वैसे कह भर देने से ही कितनी तसल्ली हो जाती है, या शायद दिल को समझा लेना आसान हो जाता होगा। लोगों के पास चारा भी क्या है, जीवन के हल में सीधे जुत जो जाना होता है। आजकल तो लोग 13वीं तक भी घर में नहीं रुकते। छुट्टियां ही कहाँ बचती हैं। साल में एक बार भारत जाना होता है, फिर परिवार और मित्रों के साथ 2 या 3 बार यूरोप की यात्रा पर भी जाना पड़ता है। पहले ज़माने में कभी लेते थे लोग छुट्टियां ऐसे कामकाज के लिए। माया तो हारी बीमारी में भी उठ के दफ्तर चली जाती थी कि एक छुट्टी बचे तो मंडे बैंक हॉलीडे के साथ जोड़कर कहीं आसपास ही हो आएँ। उसका मानना है कि इंग्लैंड की तनाव भरी जलवायु से जब तक निकल भागना आवश्यक है। वैसे भी यहाँ के बहुत से लोग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। माया भी टेंस्ड है। अपनी उंगलियाँ उलझाए वो सोच रही है कि पर्दों को धो डाले और घर की झाड़ पोंछ भी कर ले। मातम पुरसी को आए लोग कहीं ये ना कहें कि दूसरों को सफाई पर भाषण देने वाली माया स्वयं इतने गंदे घर में रहती थी। आज तो केवल बुधवार है और घर की सफाई करने वाली ममता तो शनिवार को ही आएगी। शनिवार को वे लोग मिलकर घर की खूब सफाई करती हैं और फिर दोपहर में एक नई हिंदी फिल्म देखने जाती हैं। शाम का खाना भी बाहर ही होता है। रात को ममता को उसके घर छोड़कर जब माया वापस आती है तो अपने साफ़ सुथरे फ्लैट में खुशबूदार बिस्तर पर पसर जाना उसे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो इस संवेदना के रहते वो सो भी नहीं पाती। उनके मना करने के बावजूद ममता उसे मैडम कहकर ही पुकारती है और उसकी बहुत इज्जत करती है। हालांकि बच्चों को लगता है कि माँ ने उसे सिर पर चढ़ा रखा है। माया उसे अपने परिवार का एक सदस्य ही मानती है। कर्मठ, ईमानदार और निष्ठावान है ममता, माया की तरह ही। शायद इसीलिए माया को उसका साथ पसंद है। उसकी सहेलियाँ उसके इस बर्ताव पर नाक भौं चढ़ाती रहती हैं तो चढ़ाया करें। नारायण को लेकर ममता कुछ अधिक परेशान है। उसका इकलौता बेटा नारायण, जिसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, बुरी संगत में पड़कर एक गुंडे के गिरोह में ड्राइवरी कर रहा है। आजकल उसकी इच्छा है कि उसके प्रवास के दौरान नारायण एक बार लंदन घूमने आ जाए। माया ने दिल्ली में अपने भाई पारस के जरिए उसका पासपोर्ट बनवा दिया है और वीज़ा भी लग ही जाएगा। ममता के इसरार पर माया ने पिछले साल पटना के किसी अधिकारी को इस बाबत लिखा भी था, पर वहाँ से आज तक कोई जवाब नहीं आया।
दिल्ली मुंबई जैसे शहर होते तो शायद कोई जान पहचान निकल भी आती। हर शनिवार ममता बड़ी आस लिए आती है, मैडम कोई चिट्ठी पत्री आई? ना में सिर हिलाती माया सोचती है कि कुछ करना चाहिए, किंतु वो कर क्या सकती है? अपना बेटा होता तो क्या वो चुप बैठ जाती? उसका मन कई बार होता है कि बार्कलेस बैंक के 5,000 के बॉन्ड्स ममता को दे दे ताकि वो नारायण को उन गुंडों से बचा सके, किंतु फिर वही दुविधा कि मेहनत से कमाए उसके धन का सीधी साधी ममता कहीं दुरुपयोग ना कर बैठे। बच्चों को क्या, किसी और को भी यदि ये पता लग गया कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम ममता को दे दी तो वे उसे पागल समझेंगे, किंतु धन का इससे अच्छा उपयोग भला क्या हो सकता है? महक होती तो कहती, ममा डू व्हाट यू लाइक, इट्स योर मनी आफ्टर ऑल। वरुण और विधि को उसके धन से कुछ लेना देना नहीं। विधि साईं बाबा ट्रस्ट की सदस्य है, कभी बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ जाती है तो कभी किसी सेवा शिविर के लिए काम करती है। अरुण कहता है कि उन्हें पैसे की कोई कद्र नहीं, और ये भी कि यदि माँ चाहें तो उनका पैसा वो किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकता है। इकलौती संतान के नाते ऊषा को हर चीज़ अपने नाम करवाने की पड़ी रहती है। इतनी बड़ी रकम उन्होंने पहले किसी को भी दी तो नहीं। उनकी मृत्यु के बाद कहीं बच्चे बेचारी ममता पर कोई मुकदमा ही ना ठोक दें। दुनिया में क्या नहीं होता। माया का सोचना ही उसका दुश्मन है, पर सोच पर किसी का क्या बस अब और नहीं सोचेगी माया। अभी जाकर वो बॉन्ड्स भुनवा लेगी और शनिवार को ममता को दे देगी। कहीं वो शुक्रवार को ही स्वर्ग सिधार गई तो? हालांकि वो शुक्रवार की शाम को मरे तो बच्चों और सगे संबंधियों को सप्ताहांत मिल जाएगा। इतवार को ही स्विट्जरलैंड से वरुण और विधि भी छुट्टियां मनाकर लौट आएंगे। माया को अच्छा नहीं लगा कि आते ही उन्हें कोई बुरी खबर दे, पर किया क्या जा सकता है। बैंक जाते समय माया सोचने लगी कि किसी के आखिरी वक्त में सबसे विशेष बात क्या हो सकती है। क्यों वो सीधे कपड़े गहनों की तरफ भागी? क्या ये मामूली चीज़ें उसके लिए इतना महत्व रखती हैं? आज तक तो वो यही सोचती आई थी कि उसके मरने के बाद बेटे बहू उसका तमाम बोरिया बिस्तर बोरियों में भरकर ऑक्सफैम या किसी और चैरिटी को दे आएंगे। समय के अभाव में शायद उसका सामान वे कूड़ेदान में ही ना फेंक दें। खैर, ये सोचकर क्या वो अपना अमूल्य समय व्यर्थ नहीं गंवा रही। उसे क्या लेना देना इस भौतिक सामान से, किंतु किसी के काम आ जाए तो अच्छा ही है। भारत में कई परिवार इन चीज़ों से अपने बहुत से 30 त्यौहार मना सकते हैं। ऑक्सफैम वाले क्या समझेंगे भारतीय पहनावे को? वे इन्हें रिसाइकलिंग के लिए दाहित्र में ही ना कहीं डाल दें। पिछले 2 वर्षों में ही माया ने 2 मौतें देखी थीं और दोनों ही मृतकों ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। अभी अर्थी भी नहीं उठी थी कि बच्चों ने घर सिर पर उठा लिया। जिन माँ बाप ने अपना जीवन अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दिया था, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की बजाय उनके बच्चे उन्हें ही भला बुरा कह रहे थे। खैर, उसे इस सब की परवाह नहीं है। उसने अपनी सारी जायदाद, गहने, शेयर इत्यादि बांट दिए हैं, सिवाय इन कपड़ों और कुछ पारिवारिक गहनों के, और इन्हीं की वजह से वो कल रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई थी। इन भौतिक चीज़ों में मृत्यु जैसे विशेष बात भी डूब के रह गई थी। सुबह उठते ही नहा धोकर माया बैठ गई आईने के सामने। बिना मेकअप के चेहरा कैसा बेरंग लग रहा था, करेली सी झुर्रियाँ और अरबी सा रंग। उसने कहीं पढ़ा था कि जिसने जीवन में बहुत दुख झेले हों, केवल वही एक अच्छा विदूषक हो सकता है। ठंड की गुनगुनी धूप सी मुस्कुराकर उसके चेहरे पर फैल गई, किंतु ये झुर्रियों से भरा चेहरा मृत्यु के पश्चात कैसा लगेगा? जब लोग बक्से में रखे उसके पार्थिव शरीर के चारों ओर घूमकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तो उन्हें कहीं मुँह ना फेर लेना पड़े। माया को आकर्षक लगना चाहिए, और ये मेकअप आर्टिस्ट पर निर्भर करेगा कि वो कैसी दिखाई दे। शायद और लोग भी इस बारे में चिंतित होते हों। हिम्मत करके उसने अंत्येष्टि निदेशक का नंबर घुमाया। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू? मीठी आवाज़ में स्वागती ने पूछा। माया ने झिझकते हुए पूछा, सॉरी टू बॉदर यू,
I had booked a coffin mar myself the other day. I wonder if someone could take care of my makeup and clothes after I am dead. Of course, madam. Your wish is our command. स्वागती की वरदायिनी अदा पर माया मुस्कुराने लगी। उसने सोचा कि वो मेकअप आर्टिस्ट को अपना भरा पूरा वैनिटी केस भी दे देगी ताकि कई अन्य भारतीय महिला मृतकों का भी उद्धार हो जाए। गोरे गोरियों के रंग का मेकअप तो इन लोगों के पास होता है, किंतु किसी भारतीय महिला ने शायद ही कभी ऐसी मांग की हो। उसे कहाँ फुर्सत इस आडंबर की। उसे यकायक याद आया मीना कुमारी की, जो पूरी साज सज्जा के साथ दफनाई गई थी। चलो मेकअप और कपड़ों का तो बंदोबस्त हो गया। उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने बाल भी ट्रिम करवा ले। उसे अपने हेयर ड्रेसर से भी विदा ले लेनी चाहिए। पिछले 3 दशकों में दोनों के बीच एक अच्छा समझौता हो गया है। माया झट से उठी और कार में बैठकर चल दी वेम्बली हाई रोड की ओर। अभी कार को उसने दाईं ओर मोड़ा ही था कि उसने सोचा कि पहले उसे अपने होंठ के ऊपर उगाए बालों को ब्लीच करवा लेना चाहिए। उसने एक खतरनाक यू टर्न मारा। यदि कोई पुलिस वाला देख लेता तो उसे अवश्य ही धर लेता। ऑन द स्पॉट फाइन अलग देना पड़ता। पर अब डर किस बात का और ये पैसा किस काम का। यकायक उसने निर्णय लिया कि चाहे कितने भी पाउंड लगें, वो रीसेंट स्ट्रीम पर स्थित सबसे महंगे ब्यूटी पार्लर में जाकर मसाज, ट्रिमिंग, भावें ब्लीचिंग और फेशियल आदि सब करवा लेगी। एकाएक माया को ध्यान आया कि उसने अभी तक अपनी आँखें भी दान नहीं की थीं। आँखें ही क्यों, गुर्दे, फेफड़े, दिल आदि उसे अपने सभी अंग दान कर देने चाहिए। साथ तो ये जाएंगे नहीं उसके, किसी के काम ही आ जाएं तो अच्छा है। किंतु उसके बूढ़े अंग भला किसके काम आएंगे। डॉक्टरों को अनुसंधान के लिए भी तो मृत शरीरों की आवश्यकता पड़ती होगी। क्यों न वो अपना पूरा शरीर ही दान कर दे ताकि जिसे जो चाहिए ले ले। अस्पताल जाकर वो अपना समूचा शरीर दान तो कर आई, किंतु मन में कई संदेह आते जाते रहे। एक दुर्घटना में माया के दादा की उंगली कट गई थी। उनकी मृत्यु के उपरांत दादी ने विशेष तौर पर कृत्रिम उंगली लगवाकर उनका दाह संस्कार करवाया था। उनका विचार था कि यदि दादा को उनके सभी अंगों के साथ नहीं जलाया गया तो वो अगले जन्म में बिना उंगली के पैदा होंगे। हो सकता है क्योंकि माया ने अपना पूरा शरीर दान कर दिया है कि माया का जन्म ही ना हो। वो ये भी मानती है कि हर जन्म में मनुष्य अपने को विकसित करता है और जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तभी वो परमात्मा में विलीन होने में समर्थ होता है। माया को लगता है कि वो तो एक बच्चे से भी गई गुजरी है। बच्चे भी जब तब कहते रहते हैं मम्मा यू आर ए चाइल्ड। वो कहाँ इस योग्य है कि भगवान उसे अपने में लीन कर सकें। अभी तो वो सांसारिक भोगों में आकंठ डूबी है। खुशबूदार मोमबत्तियों के मध्यम प्रकाश में तैरते, भारतीय शास्त्रीय संगीत में डूबते उतरते उसके शरीर की मुलायम और सधे हाथों द्वारा मालिश ने उसे स्वर्ग में पहुंचा दिया। उसे लगा कि तन से मानो मनोमैल उतर गया हो। मन हवा से बातें कर रहा था। शायद संसार के ये छोटे छोटे सुख दुख ही स्वर्ग और नरक हों। ब्यूटी पार्लर से निकली तो पहली बार माया ने जाना कि लोग अपने ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं। वो सचमुच कितनी मूर्ख थी कि जीवन भर दांत से भींचकर पैसा खर्च करती रही। पैसा होते हुए भी ऐसे सुख का उपभोग नहीं कर पाई। हालांकि उसकी बहुएं नियमित रूप से ब्यूटी पार्लर और जिम जाती हैं। विधि तो उनसे भी चलने को कहती रहती थी, किंतु वो उसे सदा हंसकर ये जवाब देकर टाल देती थी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। आज वो 20 साल बाद गुनगुना उठी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। पर कमज़ोरी के मारे आवाज़ खींच नहीं पाई और चुप हो गई। सोचा कि घर जाकर कुछ रियाज करेगी और फिर गाने की कोशिश करेगी। अभी तो उसे जोरों की भूख लगी थी। सामने ही क्रेजी हॉर्स पब था जो डिश एंड चिप्स के लिए मशहूर था। माया उसमें ही जाकर एक कोने में बैठ गई। किसी के फ्यूनरल से लौटी भीड़ शराब और सैंडविच में डूब उतर रही थी। माया ने सोचा कि अमेरिका में अर्थी उठाने वालों का क्या हाल होता होगा, क्योंकि वहाँ तो हर तीसरा व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है। 2 ही दिन बचे हैं खाने को। यदि वो 2 दिन कुछ भी ना खाए तो भला उसका कितना वजन कम हो जाएगा।
बेचारी ने सलाद और संतरे के जूस का ही ऑर्डर दिया। जल्दी से खा पी कर वो सीधे जिम पहुंची कि यदि वो जमकर व्यायाम करे तो 1 किलो वजन तो वो घटा ही सकती है। कम से कम उसके बेटे ये तो नहीं सोचेंगे कि मम्मा कितनी भारी थी, उनके कंधे तो नहीं दुखेंगे। खाने से उसे ये भी याद आया कि जीजाजी की 13वीं के अवसर पर बनवाई गई कद्दू की सब्जी को लोग आज भी याद करते हैं, पर बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि कद्दू क्या होता है। अपनी 13वीं का मेन्यू भी वो स्वयं ही बना के रख दे तो बच्चों का एक और सिरदर्द दूर हो जाए। कहीं उसके बच्चे भी ये ना सोचें कि माँ को उन पर जरा भी विश्वास ना था, तभी तो सारे इंतजाम करके गईं, पर उसे कहाँ बस था स्वयं पर। घर वापस आकर उसने अपनी तसल्ली के लिए एक फ़ाइल खोल ही ली। पहले पन्ने पर अंत्येष्टि निदेशक, उसकी सहायक और 2-3 जाने माने खान पान प्रबंधकों के नाम, पते, फ़ोन और उनके ईमेल आदि लिख दिए, अपनी एक टिप्पणी के साथ कि वे चाहें तो मौसा जी की 13वीं पर सपना केटरर द्वारा परोसा गया खाना ही दोबारा ऑर्डर कर सकते हैं, जो सभी को बहुत पसंद आया था। हाँ, यदि वे कुछ नया या आधुनिक आयोजन करना चाहें तो माया को कोई आपत्ति नहीं होगी। आगंतुकों की भीड़ भाड़ में घर की सफाई, चाय पानी के इंतज़ाम के लिए ममता का होना आवश्यक है। हालांकि माया की मृत्यु का समाचार सुनकर कहीं उसके हाथ पांव ही न छूट जाएं। बेटे का जीवन संवारने के लिए ममता रात दिन लोगों के घरों में सफाई करती है। वो तो शायद कभी ये भी नहीं जान पाती होगी कि कब फूल खिले, कब पत्ते झड़े या कब बरसात हुई। नारायण नारायण जपती वो पोछे मारती है, नारायण नारायण कहती वो बर्तन धोती है, और नारायण नारायण करके उसने माया की नाक में दम कर रखा है। बर्फ़ में भी वो बिना मोजे पहने निकल पड़ती है घर से। दस्तानों की तो बात दूर है, अकड़े हाथों से न जाने कैसे काम करती है। ठंड के मारे उसके पैरों की बिवाइयों में खून भी जम जाता है। ममता एक भारतीय राजनयिक और उनके परिवार के साथ लंदन आई थी, जिन्हें कार्यवश जल्दी ही स्वदेश वापस जाना पड़ा। वे उसे 2 वर्षों के लिए यहीं छोड़ जाने को राजी हो गए थे कि यहाँ पर कुछ पैसा कमा लेगी। नारायण तुला है किसी भी कीमत पर माँ के पास आने को, और ममता दिन रात यही सोचकर डरती रहती है कि यदि उसकी मनसा किसी को भी पता लग गई तो गुंडे उसका न जाने क्या हश्र करें। नारायण का पासपोर्ट बन चुका है और माँ के पास आने की बेचैनी में उसे लगता है कि माँ जल्दी से टिकट क्यों नहीं भेज रही। भूखे प्यासे रहकर पैसा जोड़ने के सिवा वो और कर भी क्या सकती है। बच्चे कहाँ समझते हैं माँ की मजबूरियाँ, उसकी बेबसी और उसकी चिंता। बच्चे क्या जाने कि मृत्यु क्या होती है। उसे तो छोटी बड़ी हर चीज़ चाहिए। माया की पोती रिया जब केवल 2.5 वर्ष की थी तो दादा की बेशकीमती घड़ी लेने की जिद कर रही थी। माया ने हंसी हंसी में कह दिया कि दादाजी के बाद ये सब उसी का तो है। रिया ने झट पूछा, दादी व्हेन विल दादू डाई? माया सन्न रह गई थी। अरुण ने बच्ची को एक थप्पड़ मार दिया। रोती हुई रिया को ऊसा घसीट कर अपने शयन कक्ष में ले गई, क्रोध में ये कहती हुई, आर यू मैड अरुण? रिया बच्ची थी और नहीं जानती थी कि उसे घड़ी तो अवश्य मिल जाएगी, पर वो अपने प्यारे दादू को खो देगी। वैसे कितने ही लोग हर रोज़ अपने संबंधियों के मरने की राह देखते हैं। अभी हाल ही में केवल $1000 के लिए 2 पोतों ने मिलकर अपनी दादी की हत्या कर डाली। दहेज की वजह से बहुओं की हत्या का भी कारण यही लालच है। माया सोचती है कि अपने जीते जी ही बच्चों को सब दे देना चाहिए, किंतु हवस का तो कोई ठिकाना नहीं। जितना पैसा माँ बाप दहेज में लगाते हैं, कितना अच्छा हो कि यदि वे अपनी बच्चियों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करें, ताकि वे अपने पाँव पर खड़ी हो सकें, उनके बुढ़ापे की लाठी बन सकें। पर ना जाने क्यों आज भी इसकी अपेक्षा तो बेटों से ही की जाती है। 2 बेटों के होते हुए भी आज माया कितनी अकेली है। हालांकि वे माँ को अपने पास रखने को सहस्र तैयार हैं, पर उनका मन किसी के साथ रहने को माने तब ना। एक महक ही है जो बिना नागा फ़ोन पर उसका हाल चाल पूछती रहती है। जब मौका मिलता है आ जाती है, उनके सिर में तेल मलती है, उनके नए पुराने कपड़े छांटती है और अब भी उनसे चिपट कर सोती है।
महक और पीटर कभी कभी उसे ज़बरदस्ती सेंट एंड्रूज ले जाते हैं, किंतु वही बेटियों के घर में रहने खाने की बात उसे खटकती है, जबकि यहाँ सासें दामादों के यहाँ रहती हैं। माया सोचती है कि वो स्वयं भी कितनी दोगली है कि एक तरफ जहाँ वो दर्शन और आदर्श बगाड़ती है, दूसरी तरफ उन्हीं बातों के लिए दूसरों की निंदा करती है। जैसे भी है, माया अब तो बदलने से रही। बुराइयाँ किसमें नहीं होती, अच्छाइयाँ भी उसमें कम नहीं हैं। कोई जरा माया से सहायता मांग तो ले, चाहे उसके पास समय या हिम्मत हो या ना हो, वो ना नहीं कर सकती। उत्साह में तो वो ये भी भूल जाती है कि किसका काम है, क्या काम है, उसके पास समय होगा भी कि नहीं। पूरे जोर शोर से जुट जाती है। व्यवस्था का कोई भी पहलू मजाल है कि उसकी आंख से छूट जाए। शव पेटिका की व्यवस्था माया कर चुकी थी। बच्चों पर छोड़ देती तो वे सबसे महंगी लकड़ी का सुनहरी कुड़ों से जड़ा बक्सा ही खरीदते। शव को कपड़े में लपेट कर भी काम चलाया जा सकता है। भारत में लोग कितने यूज़र फ्रेंडली हैं, हर चीज़ को रिसाइकिल करते हैं। भाड़ ही में तो झोंकना है, पानी में पैसा बहा देने का क्या फ़ायदा। इससे तो वो पैसा किसी गरीब के काम आ जाए तो अच्छा है, पर कौन देकर जाता है कुछ गरीबों को। कब से सोच रही है माया कि रॉयल स्कूल ऑफ ब्लाइंड की सहायता करने को, पर बात है कि बस टलती चली जाती है। वो कल अवश्य जाएगी। हालांकि पिछले हफ्ते ही उसने कुछ धन हरे रामा हरे कृष्ण वालों को दिया था, पर उस दान से उसे कुछ भी तृप्ति नहीं मिली थी। वो घंटों बैठी सोचती रही कि उन्हें कितना पैसा दान दे, सब कुछ उन्हीं को दे दे या दे भी कि नहीं। 90% तो सुना है कि धन इकट्ठा करने वालों की जेब में ही चला जाता है। गोरे लोग कितना दान करते हैं, वे तो कभी नहीं सोचते कि पैसा कहाँ जा रहा है। जिनके मन में लालच हो, उन्हें तो बस कोई बहाना चाहिए। वो मन ही मन शर्मिंदा हो उठी। वास्तव में तो वो अधिक से अधिक धन बच्चों के नाम छोड़ना चाहती है। हालांकि वो जानती है कि ऊषा तो यही कहेगी, हमारे हिस्से में बस इतना ही आया। मम्मा वरुण और विधि को ज़रूर अलग से दे गई होंगी। विधि को कुछ भी दो, वो यही कहती है, मम्मी जी पहले आप महक जीजी और भाभी से पसंद करवा लीजिए, हम बाद में ले लेंगे। ना जाने अरुण और ऊषा सदा यही क्यों सोचते हैं कि माया वरुण और विधि को ही अधिक चाहती है। कोई माँ से पूछे कि उसे अपनी कौन सी आँख प्यारी है। माया को लगता है जैसे जैसे व्यक्ति उम्र में बड़ा होता जाता है, अनासक्त होने के बजाय आसक्त होता जाता है। जहाँ विधि और महक को पैसे अथवा चीज़ों की परवाह नहीं, वहीं ऊषा को और स्वयं उसे छोटी छोटी चीज़ों से लगाव है। उन्हें ये भी चिंता रहती है कि लेन देन से कौन कितना प्रसन्न होगा। अस्थायी और क्षणिक प्रसन्नता के लिए इतना आयोजन प्रयोजन और परम आनंद के लिए कुछ भी नहीं, किंतु आनंद भी तो इन्हीं रिश्तों से जुड़ा है। जहाँ जा रही है माया, वहाँ सुख दुख के मायने शायद दूसरे हों, शायद वहाँ सुख दुख हो ही नहीं। पिछले साल ऋषिकेश में वो दीपक चोपड़ा से मिली थी। आनंदा में वो अपने 25 अनुयायियों के साथ ठहरे हुए थे। मृत्यु के विषय पर उनका एक व्याख्यान सुनकर माया को लगा कि जीवन मृत्यु जैसी पेचीदा विषयों को समझना कितना सरल था। फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं और फिर खिलते हैं। इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, पर उसका पुनर्जन्म भी उतना ही निश्चित है। माया बस यही नहीं समझ पाती कि ऋषि मुनियों की बातें उसके मस्तिष्क में टिक क्यों नहीं पाती, क्योंकि शायद ये संसार है और यहाँ की हर चीज़ क्षणिक है, क्षणभंगुर है। किंतु प्रश्न ये उठता है कि मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच के समय में क्या होता होगा, मृत्यु के उपरांत क्या होगा, इसका भय शायद दूसरों को अधिक होता हो। तभी तो इस वक्त माया को स्वयं कोई भय नहीं, जबकि पिछले 10-12 वर्षों में वो जब तक यही सोचती रही थी कि मृत्यु के बाद क्या होता होगा, और ये भी कि क्या बेहतर है, मृतक को जलाना, जमीन के नीचे दबाना या चीलों को खिलाना। आबादी बढ़ती जा रही है, इतने सारे मृतकों को पृथ्वी कैसे और कब तक अपने में जब्त कर पाएगी। स्वयं वो जलाने की पक्षधर रही है। चीलों द्वारा नोच घसोट मृतक का अपमान नहीं तो और क्या है। किंतु इस जाति की भावना तो देखिए,
शायद ये भी लोग अंततोगत्ता परमपिता परमात्मा में समा जाते हों। परमपिता परमात्मा से उसे याद आई अपने पिता की, जो सारा जीवन राम नाम की माला जपते रहे। हालांकि उनके क्रोध, आत्मरिक और मांसाहारी प्रवृत्ति से परेशान उनका परिवार सदा यही सोचता रहा कि केवल परमपिता परमात्मा ही उनकी रक्षा कर सकते हैं, और शायद उन्होंने रक्षा की भी, नहीं तो ऐसी अच्छी मौत किसे नसीब होती है। माया के पति हरीश की मृत्यु हुए 5 वर्ष होने को आए। उन्हें दफ्तर में दिल का दौरा पड़ा और एम्बुलेंस के आने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके शव को घंटों निहारती बैठी रही थी माया कि अब सांस आई कि तब नर्सों के विश्वास दिलाने के बावजूद कि हरीश अब नहीं रहे, उसे लगता रहा कि उनके शरीर में उसने हरकत देखी। विवाहित जीवन के दौरान वे कभी अलग नहीं रहे। पढ़ाई, इम्तहान या दफ्तर के सिलसिले में जब भी हरीश को कहीं जाना पड़ा, वो माया को अपने खर्चे पर साथ लेकर गए। वो स्तब्ध थी कि बिना कुछ कहे वो उसे अकेले कैसे छोड़ के चले गए। अब क्या बचा था? केवल चौखट, दरवाजे, दीवारें और इन सब से सिर मारती माया। अरुण और ऊषा तो पहले ही अलग घर बसा चुके थे। 18 वर्ष की आयु में विवाह करके महक अपने पति पीटर के साथ स्कॉटलैंड में जा बसी थी और वरुण बर्मिंघम में पढ़ रहा था। आस पड़ोस में भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हरीश यूं चल बसेंगे। संबंधियों और पड़ोसिनों ने मिलकर बारी लगा रखी थी। कोई न कोई हमेशा घर में बना रहता कि न जाने माया को कब और क्या आवश्यकता आन पड़े। हफ्तों तक परिवार के लिए ही नहीं, अपितु मेहमानों के लिए भी नियमित खाना पीना आता रहता। भजनों के नए नए सीडीज और कैसेट्स बजते रहे। दिए में घी डाला जाता रहा। 1 सप्ताह के अंदर ही माया ने अपने दुख पर पूरी तरह काबू पा लिया था और घर परिवार अब उसके पूरे नियंत्रण में था। नए काले क्रिप्स सूटों में बेटों, दामाद और पोते को देख माया फूली नहीं समा रही थी। विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर हरीश ने उसे हीरे के छोटे छोटे बूंदे और नेकलेस दिए थे, जो बहुओं द्वारा पहनाई उस महंगी सफ़ेद साड़ी के साथ कुछ अधिक ही चमक रहे थे। बहुएं स्वयं लिपटी थीं काली साड़ियों में, जिस पर चांदी के धागों का हल्का बॉर्डर था। माया ने ही कहा था कि चाहे कितना भी बुरा अवसर क्यों न हो, सुहागनें काला कपड़ा नहीं पहनती। घर में अवलोकनार्थ रखे हरीश के शव को देख महक का बेटा आर्यन बार बार हेलो दादू पुकारे जा रहा था। आर्यन की हरीश से खूब छनती थी। उनसे मिलने वो महीने में 1 या 2 बार लंदन से सेंट एंड्रूज आते थे। जब कभी आर्यन शरारत करता, वो उससे कुट्टी कर लिया करते। वो पूछ रहा था, Why is दादू नॉट टॉकिंग टू मी? उसकी आंखों में आंसू थे। मामा, टेल दादू आई एम नॉट नॉटी एनी मोर। माया कुछ न कह सकी। उसे गोद में ले पीटर बाहर चला गया। हरीश के फूलों को गंगा में विसर्जन करने के लिए पूरा परिवार हरिद्वार पहुंचा था। माया का भारी भरकम भाई पारस यदि उन सबको नहीं बचाता तो पंडितों की धक्का मुक्की में घिरे इस परिवार का राम नाम सत्य हो जाता। वरुण और विधि तो पहली बार भारत आए थे। उनकी एक्सक्यूज़ मी भी किसी काम नहीं आई थी। माया ने सोचा कि हरीश की मृत्यु यदि भारत में होती और उनका क्रियाकर्म यहाँ करना पड़ता तो बच्चों के सब्र का बांध तो अवश्य टूट जाता। हरीश को यदि पिता का कपाल फोड़ना पड़ता तो न जाने क्या होता। शायद समय आ गया था माया का वापस संसार में लिप्त हो जाने का कि एक दिन उसकी पड़ोसन जयश्री उसे जीत कर अपने साथ घसीट कर ले गई। अरे गहरे नत्थु खैरे, सभी बाबाओं के सत्संगों में जाती है जयश्री। माया को इन बाबाओं और माताओं पर कोई श्रद्धा नहीं, किंतु इस बार वो जयश्री को टाल नहीं पाई। एक बड़े नामी योगी लंदन आए हुए थे। भीड़ में बैठी हुई माया को इंगित करके जब बाबा ने पूछा, बेटी किसके शोक में डूबी है, माया ने सोचा कि बाबा को उसकी रोती धोती शक्ल से ही पता लग गया होगा कि ये नमूना कुछ ज़्यादा ही दुखी है। इसमें कौन सी बड़ी बात थी। शायद माया के विधवा होने की बात उन्हें जयश्री ने बताई हो। खैर, जब बाबा मन की बात जानते हैं तो वो माया का कष्ट भी जान ही गए होंगे।
जयश्री उसे पकड़कर बाबा के ठीक आगे ले गई। अपनी हानि को तो बेटी सभी रोते हैं, कभी उनकी भी सोचो जो प्रभु के पास हैं। उनके लाभ में भी तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। माया को लगा कि सचमुच वो कितनी स्वार्थी थी कि उसने हरीश के विषय में तो कभी सोचा ही नहीं। जब तक बाबा लंदन में रुके, माया नियमित रूप से उनके पास योगासन सीखने जाती रही, किंतु उसके बाद ना तो बाबा ने कुछ कहा, ना ही माया ने कुछ पूछा। उसके दिल में एक सुकून व्याप्त हो गया था, जैसे हरीश फिर उसके साथ थे। शादी की हर वर्षगांठ पर हरीश मोगरे के फूलों के हार और गजरे माया के लिए विशेष तौर पर बनवाते थे। माया ने सोचा कि यदि हरीश जीवित होते तो उसकी 100 पेटिका को मोगरों के फूलों से लाद देते। सगे संबंधी गुलदस्ते लेकर आएंगे, नहीं होंगे तो बस उनके भिजवाए मोगरे के फूल। कितनी अधूरी और फीकी लगेगी माया की शव यात्रा। शायद हरीश उसकी इंतज़ार में हो। वो हुलस उठी, पर क्या करे, कोई हलक में उंगली डालकर तो आत्महत्या नहीं कर लेता। कर भी ले तो जो थोड़ा बहुत उनसे मिलने का मौका है, माया कहीं वो भी न गंवा दे। हालांकि हरीश स्वयं एक जाने माने वकील थे। वो उसे मी लॉट कहकर पुकारते थे, क्योंकि बाल की खाल उतारने की आदी थी माया। हरीश की याद उसे कभी कभी दीवाना बना देती है। दिल है कि संभलता ही नहीं। याद आए वो यूं जैसे दुखती पाँव बिवाई जी। माँ बचपन में माया को हरीश चंद्र तारामती के अमर प्रेम की कहानी सुनाती थी। वही तारामती जो अपने पति को यमराज से भी छुड़ा लाई थी। माया ने हाल ही में BBC पर एक फिल्म देखी थी, जो एक ऐसी बीमारी के विषय में थी जिसमें रोगी बिल्कुल मृत दिखाई पड़ता है। डॉक्टरों को भी उसमें जीवन का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता और जीते जी उसे मुर्दा घर में डाला जाता है। एक ऐसी ही महिला जब सोने से भी डरती है कि कहीं फिर न उसे मृत समझ के मुर्दा घर में डाल दिया जाए। माया को लगा कि सत्यवान के साथ भी कुछ ऐसा ही घटा होगा। तारामती को पूर्ण विश्वास होगा, तभी तो वो पति के शव को गोदी में लेकर बैठी रही। जो भी हो, माया का प्रेम अमर है और हरीश आज भी उसके साथ हैं। इस विचार मात्र से वो सिहर उठी। मृत्यु के पश्चात वो उनसे अवश्य मिलेगी। वो इंतज़ार कर रहे हैं उसका उस पार। याद आए वो यूं जैसे दुखती पाँव बिवाई जी। भाव विहल माया ने अंत्येष्टि निदेशक को पत्र लिखकर उसे मोगरे के फूलों के छल्ले पर स्वागतम माया सस्नेह हरीश लिखवाने की व्यवस्था करने को कह दिया। ये बात भला वो किससे कहती तो लोग समझते कि उसका सिर फिर गया है। कोई मृत व्यक्ति भी फूल भिजवाता है किसी को। पर कितना मज़ा आएगा जब लोग मोगरे के फूलों के साथ हरीश का नाम देखेंगे। अंतिम बार दोनों का नाम एक साथ। वो रोमांचित हो उठी। उसने एक मर्सिडीज़ भी बुक करवा दी। विदेशों में विवाह के अवसर पर अथवा शव यात्रा में कॉली रोल्स रॉयस बुलवाना पौष समझा जाता है। हरीश होते तो मर्सिडीज़ों की कतार खड़ी होती। माया की अर्थी भी शान से उठनी चाहिए, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। काली लंबी रोल्स रॉयस पर मोगरे के फूल कितने भव्य दिखेंगे। गली कूचों में लोग ठिठक के रुक जाएंगे और सराहेंगे इस शव यात्रा को। मृत्यु का भय नहीं सता रहा माया को। जो होना है सो तो होकर ही रहेगा। नरक स्वर्ग पुनर्जन्म या कुछ नहीं। जब भी माया किसी यात्रा पर निकलती है, ढेर सी तैयारी करके चलती है। हर तरह की बीमारी की दवाएं, गर्म पानी की बोतलें, डिब्बे का खाना, अचार, मुरब्बा आदि। पर अब चाहे अंगारों पर चलना पड़े या बर्फ़ पर, इस यात्रा पर उसे खाली हाथ ही निकलना है। समय की पाबंद माया बिल्कुल तैयार बैठी है, जैसे बस और इंतज़ार नहीं कर पाएगी। क्यों लोग समय का पालन नहीं करते? पर मृत्यु को दोष नहीं दिया जा सकता और ना ही डॉक्टरों को। कोई समय तो तय नहीं किया गया था। पहली बार उसके दिमाग में ये बात आई कि डॉक्टर गलत भी तो हो सकता है। थोड़ी सी आशा बंधी, किंतु जीवन की नन्ही सी किरण भी उसे अधिक उत्तेजित न कर पाई। डॉक्टर ने कह दिया। माया ने सुन लिया और चुपचाप चली आई। एक प्रश्न तक नहीं पूछा। डॉक्टर ने उससे कोई सहानुभूति भी नहीं प्रकट की। यहाँ तो टर्मिनली इन रोगियों को विशेष परामर्श की सुविधा दी जाती है।
एक ज़माना था जब रोगियों को बुरे समाचार से वंचित रखा जाता था, किंतु अब तो विशेषज्ञों का मत है कि रोगी और उसके संबंधियों को सीधे सीधे बता देना उचित है। काश कि माया बिजली के बटन की तरह जीवन का स्विच खट से बंद कर पाती, क्योंकि वो सचमुच तैयार है शरीर त्यागने को। बेकार बैठी है और उसकी ऊर्जा व्यर्थ जा रही है। शायद उसे इसकी आवश्यकता पड़े मृत्यु के उपरांत, पर उसके बस में कुछ नहीं है। मनुष्य के बस में कुछ भी नहीं है। माया सोचती है कि आंधी तूफान और भूचाल आदि के माध्यम से प्रकृति जब तब अपने प्राणियों की संख्या नियंत्रित करती रहती है, जिसे भगवान का कोप समझकर झेलते रहते हैं पृथ्वीवासी। जो समझ से परे हो उसे भगवान का नाम दें। श्राद्धों में माया की दादी स्वर्गीय दादा और परिवार के अन्य मृतकों की शांति के लिए पंडितों को दान देती और भोजन कराती थीं। पिता की बात याद कर माया मुस्कुराकर अनायास उठी। जब भी माँ श्राद्ध के भोजन का प्रबंध करती, वो कहते कि उनके पिता और दादा की आत्मा को शांति पहुँचानी है तो कोफ्तों पकाओ, मुर्ग मुसल्लम बनवाओ। पति की मृत्यु के उपरांत माँ, जो अपनी सास को दकियानूसी करार देती आई थी, स्वयं अंध विद्यालयों में कंबल और भोजन आदि बांटने लगी, ये कहकर कि उनकी आत्मा को शांति मिले न मिले, किसी गरीब का कल्याण तो हो ही जाएगा। जब शरीर ही नहीं रहा तो कैसी शांति और कैसा क्लांत। बनारस से लाई हुई गंगा जल की बोतल को माया ने अपने सिरहाने रख लिया है। डायरी में उसने झटपट एक और टिप्पणी जोड़ दी कि यदि किसी कारणवश वो स्वयं गंगा जल नहीं पी पाए तो जो भी उसे मरणोपरांत देखे उसके मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें टपका दे। और हाँ, ये भी कि उसकी अस्थियां गंगा की बजाय रिवर थेम्स में भी डाली जा सकती हैं। एक कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर भी अंदर या बाहर गंगा तो उसके संग होगी ही। माया की नज़र फिर पर्दों पर जा ठहरी। घर के धुले पर्दों में मज़ा नहीं आता। ड्राई क्लीनर्स के धुले और भारी इस्त्री किए पर्दे गंदे भी कम होते हैं। ममता इस शनिवार को आए कि ना आए, पिछले हफ्ते ही वो बता रही थी कि नारायण ने जब गिरोह के सरदार से माँ के पास जाने की अनुमति मांगी तो उसने न केवल साफ मना कर दिया, परंतु उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली। माया ने सोचा कि शाम को फ़ोन करके ममता को बुला लेगी और पैसे देकर कहेगी कि जाके अपने बेटे को छुड़ा ले। कितनी खुश हो जाएगी ममता। अपने इस निर्णय पर माया सचमुच बेहद प्रसन्न थी। माया पर्दे उतारने को अभी स्टूल पर चढ़ी ही थी कि घंटी बजी। इस समय कौन हो सकता है? उसने तो किसी को बुलाया नहीं था। कहीं वो किसी को बुलाकर भूल ना गई हो। दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर ममता खड़ी थी। तू 1000 बरस जिएगी ममता, अभी मैं तुझे ही याद कर रही थी। वो चहकती हुई बोली, मैडम जी, वो नारायण है ना, वो बदहवासी में ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? उसका एक्सीडेंट। माया यदि उसे संभाल ना लेती तो ममता वहीं ढेर हो जाती। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और हिचकियों के मारे उसका बोलना मुहाल था। उसके आधे अधूरे वाक्यों से माया इस नतीजे पर पहुंची कि नारायण के साथ हुए इस हादसे के पीछे उन गुंडों का ही हाथ है। कहीं से उन्हें पता चल गया था कि वो चुपचाप लंदन जा रहा है, कि बस उन्होंने उसे कार के नीचे कुचलने की कोशिश की और फिर अस्पताल में आकर उसे धमकी दी कि इस बार तो टांगे ही तोड़ी हैं, अगली बार वो उसे जान से मरवा सकते हैं। माया ने ममता के हाथ से निचुड़ा पुचड़ा कागज़ लिया जिस पर उसके भाई सर्वेश का नंबर लिखा हुआ था। नंबर मिलाया तो सर्वेश ने भी वही सब दोहरा दिया जो ममता बता रही थी, इस अनुरोध के साथ कि मैडम, आप तो जी बस बहन को प्लेन में बैठा दें। नारायण की हालत ठीक नहीं है मैडम जी। वो भी बहुत घबराया हुआ लग रहा था, जैसे कि उसकी अपनी जान पर बनी हो। भाई से बात करके तो ममता के सब्र का बांध मानो टूट ही गया। अब मैं जीकर क्या करूँगी मैडम, मैं उसी के लिए तो इकट्ठा कर रही थी पैसा, इससे तो मैं उसके साथ ही जीती मरती। अब इस पैसे का क्या फ़ायदा, कहकर उसने अपनी सारी जमा पूंजी माया के कदमों में डाल दी। माया ने उसे सीने से लगा के तसल्ली देनी चाहिए, किंतु वो तो यूं रोए चली जा रही थी जैसे दुनिया में उसका कुछ ना बचा हो। माया ने झटपट अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया
और जब वो ममता के लिए टिकट आरक्षित करवा रही थी तो उसने सोचा क्यों न उसके साथ वो स्वयं भी पटना चली जाए। पटना जैसी जगह में किसी को पटाना होगा, किसी से पटना होगा, किसी को मनाना होगा तो किसी को हटाना होगा। ममता अभी इस हालत में नहीं है कि नारायण की कोई मदद कर सके। कहीं इन गुंडों के चक्कर में आकर वो न केवल अपना मेहनत से कमाया सारा धन ही गंवा दे, बल्कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। ऐसे समय में धैर्य, नियंत्रण और कूटनीति से काम लेना होगा। सीधी साधी ममता को तो शायद इन शब्दों का अर्थ भी नहीं पता होगा। ममता ने जब सुना कि मैडम उसके साथ पटना चल रही हैं तो उसके चेहरे पर आश्चर्य, कुतूहल और अनुग्रह के भावों की छटा बस देखते ही बनती थी। स्पष्टता माया के दिमाग में एक योजना बन रही थी। ममता को रसोई में व्यस्त करके वो स्वयं कंप्यूटर खोल कर बैठ गई। उसने वेबसाइट्स पर एक 5 सितारा होटल में 2 कमरे, एक बड़ी जीप और ड्राइवर का इंतज़ाम कर लिया। फ़ोन पर पारस को उसने एक अच्छे वकील और सुरक्षा संबंधित प्रहरियों का प्रबंध करने की हिदायत भी दे दी, जो इन्हें एयरपोर्ट पर उतरते ही मिल जाएं, ताकि बिना समय गंवाए रास्ते में ही बात की जा सके। माया ने सोचा कि अच्छा हुआ कि बच्चे यहाँ नहीं हैं, वे उसे अभी ये जोखिम नहीं उठाने देते। पारस को भी रहस्यपूर्ण कारनामों में दिलचस्पी है, इसीलिए उसने अधिक चूचपड़ नहीं की। पटना के नाम पर वो हिचका अवश्य था, किंतु जब माया ने कहा मैं पटना जा ही रही हूँ, कोई प्रश्न नहीं पूछना, वो बोला ठीक है मैं भी पटना आ रहा हूँ और तुम भी अब कोई प्रश्न नहीं पूछना। माया चिंतित थी कि 2 महिलाएं गुंडों के गिरोह का सामना कैसे कर पाएंगी, किंतु पारस के यहाँ मिलने से वो आश्वस्त हो गई। रहस्यपूर्ण टीवी धारावाहिकों की दीवानी माया को जीवन में पहली बार जोखिम उठाने का मौका मिला है, जिसे वो आसानी से नहीं गंवाने वाली। कहाँ वो मृत्यु से उबर नहीं पा रही थी और कहाँ अब उसे कुछ याद न था, सिवाय इसके कि नारायण को कैसे बचाया जा सकता है। पटना और पटना के गुंडों से निडर वो सुबह की फ़्लाइट का इंतज़ार कर रही थी। ममता से अधिक बेचैनी उसे है। सख्त पहरे में वो नारायण को दिल्ली ले जाएगी और जब वो ठीक हो जाएगा तो पारस की फैक्ट्री में ही कोई काम पर लगवा देगी। कहाँ ममता आत्महत्या करने की सोच रही थी और कहाँ अब उसे विश्वास हो चला था कि नारायण की बाल मजदूरी के दिन अब पूरे हो गए हैं। कर्मठ ममता को काम की भला क्या कमी। वैसे भी जब तक माया जीवित है तब तक तो ममता उसके साथ रहेगी। 3 दिन में मृत्यु वाला सपना इतना सजीव था कि माया अपनी मृत्यु के लिए पूरी तरह तैयार थी, किंतु इस वास्तविक घटना ने उसे पूरी तरह जिला दिया था। वो कितनी भाग्यशाली है कि जीवन के उद्देश्य के साथ साथ उसे दिशा भी मिल गई। उसके शरीर का रोम रोम स्पंदित है और अंग प्रत्यंग फड़क रहा है। उसे लगा कि इतनी जिंदा तो जीवन में वो पहले कभी नहीं रही। ये थी दिव्या माथुर जी द्वारा लिखी कहानी अंतिम 3 दिन। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।